हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 12 का लेसन नंबर 8 प्राथमिक व्यवसाय जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत फलोद्यान कृषि, ट्रक कृषि व दुग्ध कृषि के बारे में विस्तार के साथ अध्ययन किया था। उनकी विशेषताओं को पढ़ा और उनके क्षेत्रों के बारे में भी अध्ययन किया। बाद में हमने खनिज और खनन के बारे में थोड़ा सा अंतर पढ़ा और हमने देखा खनिज और खनन में क्या अंतर है। आज हम बच्चों उसी खनिज की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे और इसके अलावा इसके अंदर हम चट्टानों के प्रकारों के बारे में देखेंगे कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो पहले हम करते हैं किससे शुरू? खनिज से। सबसे पहले मैं वापस बता देता हूं कि खनिज की परिभाषा क्या है। यदि आपसे खनिज की परिभाषा पूछे तो लिखना है किसी, या अपन सीधी भाषा में लिखो तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से तत्वों या पदार्थों को बाहर निकालना तथा उसी निकाले गए पदार्थ को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से तत्व या पदार्थों को बाहर निकालना तथा उसी निकाले गए पदार्थ को हम खनिज कहा जाता है। अब हम यदि खनिजों की विशेषता की बात करें, किसकी बात? खनिजों की विशेषता। यदि हम इसकी विशेषता की बात करें तो सबसे पहले इसका विशेषता है, पहली, धरातल पर सभी स्थानों पर खनिज एक समान नहीं पाए जाते हैं। पहला पॉइंट यही है बच्चों, धरातल पर सभी स्थानों पर खनिज एक समान नहीं पाए जाते। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो देश स्थित है वहां पर सभी जगह पर खनिज एक समान नहीं है। उदाहरण के रूप में देखें तो विश्व में सबसे ज्यादा जो खनिज की बात करें, विश्व में सबसे ज्यादा खनिज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो खनिज की बात करें तो कहां पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। और फिर अपन भारत के अंदर देखें तो बहुत कम खनिज है, ज्यादा नहीं है। और इसके अलावा अपन देखा जाए तो बहुमूल्य खनिजों के अंदर देखा जाए जैसे हीरा है, प्लेटिनम है, सोना है, वो सब ज्यादा कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो आपने देखा बच्चों सभी जगह क्या सोना, चांदी, तांबा या एक समान पाया जाता है? नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि उनकी प्रधानता सभी जगह पर अलग अलग है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो धरातल पर सभी खनिजों के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, अर्थात जो खनिज
मूल्य होते हैं वह धरातल पर कम पाए जाते हैं तथा जो खनिज कम मूल्य के होते हैं वह खनिज अधिक पाए जाते हैं। तो आपने देखा बच्चों, जो खनिज बहुमूल्य होते हैं जैसे सोना है, चांदी है, हीरा है, प्लेटिनम है, ये सारे के सारे जो खनिज है उनकी यदि हम मात्रा देखें तो बहुत कम पाई जाती है, जबकि कम मूल्य वाले जो खनिज है जैसे सोना है, पत्थर है या अभ्रक है, इनका भंडार क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। तीसरा बिंदु देखें तो सभी खनिजों की रासायनिक तथा भौतिक संरचना अलग अलग होती है। आपने देखा बच्चों, सभी संरचना या सभी खनिजों की रासायनिक संरचना बोले या भौतिक संरचना बोले तो दोनों की क्या होती है? सभी की अलग अलग होती है। किसी में आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड और एक है जल, तो इन दोनों के रासायनिक तत्व क्या हो गए? अलग अलग। फिर इनकी भौतिक संरचना देखें नमक की और जल की, तो वो भी क्या है? अलग अलग है। फिर चौथा बिंदु, सभी खनिजों का वितरण निश्चित व सभी खनिजों का वितरण सुनिश्चित व अनिश्चित रूप में पाया जाता है। सभी खनिजों का जो वितरण है वो निश्चित रूप में व अनिश्चित रूप के अंदर देखने को मिलता है। निश्चित रूप के अंदर बच्चों देखा जाए तो कुछ खनिज ऐसे हैं जो लंबे समय तक चलते हैं और कुछ खनिज ऐसे हैं जो कम समय तक ही रहते हैं। पांचवा बिंदु, खनिजों को निष्कासन में अधिक खर्चा आने के कारण इनको निकालना खर्चीला माना जाता है। इनको की निकालना क्या माना जाता है? खर्चीला माना जाता है। तो आपने देखा बच्चों कि खनिज क्या है, खनिज की 5 मुख्य विशेषता आपको बताई कि इस खनिज की मुख्य विशेषताएं क्या है। फिर हम लेते हैं खनिजों के युग। खनिज युग के बारे में बात करें तो युगों के आधार पर देखा जाए तो वर्तमान में जो युग चल रहा है खनिजों के आधार पर वो है इस्पात युग। पहला जो युग हुआ वो हुआ था ताम्र युग। क्या हुआ था? ताम्र युग। ताम्र युग के अंदर बच्चों आपको पता ही है जिसमें अधिकतर वस्तुएं या कोई चीज होती थी वो किससे बनी होती थी? तांबे से बनी हुई थी। फिर अगला जो युग आया था वो आया था कांस्य युग। कौन सा युग आया था? कांस्य युग। इस युग के अंदर उन्होंने तांबा से कांसा बनाना सीख लिया
और कांसे से विभिन्न प्रकार की उन्होंने वस्तु बनाना सीख लिया। अब कांसे किससे बनता है, तो याद रखना तांबा प्लस टीन से कांसे का निर्माण होता है, याद रखना। फिर ताम्र युग, कांस्य युग, फिर अपन के यहाँ कौन सा युग आया, लोह युग। कौन सा युग, लोह युग। ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग, और लोह युग के बाद में कौन सा युग आया, सीधा ही इस्पात युग। कौन सा युग आया, इस्पात युग। तो ये 4 महत्वपूर्ण युग थे। लेकिन आपको पता ही है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के अंदर जो लोग थे वो इन चारों प्रकार के खनिजों से परिचित नहीं थे, याद रखना। प्रागैतिहासिक काल के अंदर लोग इन चारों प्रकार के खनिजों से परिचित नहीं थे, उनके बारे में नहीं जानते थे। इस कारण उस समय वो किसको उपयोग करते थे हथियारों में, पाषाण का उपयोग करते थे, पाषाण का उपयोग। और पाषाण का उपयोग करने के कारण ये क्या कहलाए, पाषाण युग। कौन सा युग कहलाया, पाषाण युग। तो याद रखना बच्चों, प्रारंभिक युग था जो प्रागैतिहासिक काल था, उसके अंदर लोग पत्थरों का उपयोग हथियार बनाने में तथा शिकार करने में, इन सभी क्रियाओं में करते थे, इसलिए इसे पाषाण युग कहा गया। उसके बाद ताम्र युग आया, इसमें तांबे की वस्तु बनी हुई थी। फिर कांस्य युग आया, इसमें कांस्य की, और फिर लोह युग, और वर्तमान में इस्पात युग। अभी वर्तमान के अंदर देखा जाए तो बच्चों सारे उद्योगों के अंदर बनने वाली जो मशीन है, या घर में बनने वाले विभिन्न प्रकार के बर्तन हैं, या औजार हैं, या हथियार हैं, उसके अंदर किसका उपयोग होता है, इस्पात का उपयोग होता है। चाहे वो किसी प्रकार का हो, चाहे तांबे का इस्पात हो, या लोहे का इस्पात हो, या अलग अलग प्रकार के इस्पात होते हैं। तो आपको मालूम हो गया, युग के आधार पर हम 5 भागों में पढ़ते हैं, पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग और इस्पात युग। ये प्रागैतिहासिक युग का भाग है। तो अब इस युगों के आधार पर इनको वर्गीकरण करने के बाद हम देखते हैं खनिजों को प्रभावित करने वाले कारक। खनिजों को प्रभावित करने वाले यदि हम कारक की बात करें तो आपको सबसे पहले एक बात याद रखना होगा कि खनिजों की उत्पत्ति या खनिजों का निष्कासन, उनमें 2 लोग उत्तरदायी होते हैं। एक तो प्रकृति होती है जो खनिजों की उत्पत्ति करती है, और निष्कासन में कौन उत्तरदायी होता है बच्चों, मानव। कौन होता है, मानव। इसी के आधार पर हम इसे अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं खनिजों की उत्पत्ति के आधार पर प्रभावित करने वाले कारक। तो खनिजों को प्रभावित करने वाले कारक, खनिजों को प्रभावित करने वाले कारक। खनिजों को प्रभावित करने वाले कारक बच्चों 2 है। एक पहला कौन सा है, प्राकृतिक कारक। कौन सा है, प्राकृतिक कारक। दूसरा मानवीय कारक। कौन सा है, मानवीय कारक। तो पहला हुआ प्राकृतिक कारक, दूसरा हुआ मानवीय कारक। अब प्राकृतिक कारक के अंदर पहला लिखते हैं प्राकृतिक कारक। तो प्राकृतिक कारक यदि आपसे परिभाषा पूछे तो आपको बच्चों सीधा लिखना है, प्रकृति के द्वारा निर्धारित कारक जिसमें खनिजों की मात्रा, खनिजों के प्रकार, खनिजों की कोटि और खनिजों का स्तर, को प्रभावित करती हैं। याद रखना बच्चों, प्रकृति के द्वारा निर्धारित कारक जिसमें खनिजों की मात्रा, खनिजों के प्रकार, खनिजों की कोटि, खनिजों के जो स्तर हैं
उन सबको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले खनिजों की मात्रा क्या होती है वो याद रखनी। खनिजों की मात्रा में अपन को ये होता है कि उस क्षेत्र के अंदर उस खनिजों का भंडारण कितना है, कितना क्यूबिक तेल हो सकता है, कितना टन या कितना मतलब कितना टन या क्विंटल या किसी भी भाग के रूप में हम मात्रा निर्धारित करते हैं, वो खनिज कितने मात्रा में है, कितने वर्षों तक चल सकता है वो। फिर खनिजों के प्रकार, आपने देखा एक उदाहरण हम कोयले का ही लेते हैं। कोयले का अपन लेते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि कोयले के प्रकार एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये कौन से प्रकार का यह खनिज पाया जाता है वो। खनिजों की कोटि मतलब किस प्रकार का है, उच्च स्तर का है, निम्न स्तर का है, मध्यम स्तर, और खनिजों का स्तर, ये सभी प्राकृतिक कारक द्वारा प्रभावित होते हैं। दूसरा मानवीय कारक, कौन सा कारक है, मानवीय कारक। अब यदि हम मानवीय कारक की बात करें तो मानव के द्वारा निर्धारित कारक जिसमें खनिजों के निष्कासन में कुछ पूंजी, श्रम, तकनीकी विकास की आवश्यकता होती है। मानवीय कारक में मानव द्वारा निर्धारित कारक जिसमें खनिजों के निष्कासन में उच्च पूंजी की, श्रम की, तकनीकी विकास की आवश्यकता होती है, वो कारक क्या कहलाता है बच्चों, मानवीय कारक। कौन सा कारक कहलाता है, मानवीय कारक। तो आपको पता चल गया खनिजों को प्रभावित करने वाले दो कारक है, एक प्राकृतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। अब एक खनिजों का वर्गीकरण। तो अब खनिजों का वर्गीकरण हम अलग से बिंदु को लेकर समझाते हैं कि खनिजों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। आपको पता ही है खनिजों की वर्गीकरण की बात आए तो आप मुख्य रूप से देखा जाए तो 1600 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 1600 प्रकार के, ठीक है। लेकिन कुछ ही प्रकार के जो खनिज है जो मनुष्य के उपयोगी है या उद्योगों में कार्य के लिए काम आते हैं वो है 200 प्रकार, जो किसमें काम आते हैं, उद्योगों में काम आते हैं, ठीक है। ये बिंदु याद रखना। मुख्य रूप से कितने प्रकार के खनिज है, 1600, लेकिन 200 प्रकार खनिजों का ही हम उद्योगों में काम में लेते हैं। अब हम खनिजों के प्रकार का थोड़ा विस्तार के साथ अध्ययन करते हैं। खनिज जो के प्रकार, यदि खनिजों के प्रकार की बात करें तो अपन मुख्य रूप से दो भाग पढ़ेंगे। पहला लेंगे धात्विक खनिज, पहला कौन सा लेंगे, धात्विक खनिज। दूसरा अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। वे खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, वे खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है, धात्विक खनिज। वे खनिज जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उसको हम बच्चों क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज। वे खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक वे खनिज जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। फिर धात्विक खनिज को हम पुनः दो भागों में पढ़ते हैं, लौह और अलोह। लौह और
अलोह। इस प्रकार हम इसका कितने भाग का वर्गीकरण करते हैं? 2 भाग का। लोह खनिज वे खनिज जिसमें लोह तत्व के अंश पाए जाते हैं। वे खनिज या वे धात्विक खनिज जिसमें लोह तत्व के अंश पाए जाते हैं वो लोह खनिज कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, जैसे लोहा अयस्क, मैग्नीज, ये सब जो है किसमें आते हैं? लोह खनिज में। फिर ऐसे धात्विक खनिज जिसमें लोह तत्व नहीं पाया जाता है तो उसको बच्चों हम क्या कहते हैं? अलोह खनिज। ऐसे धात्विक खनिज जिसमें लोह तत्व नहीं पाया जाता है उसे अलोह खनिज कहते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, अभ्रक है, ये सब इसी के अंदर आते हैं। फिर अपन अधात्विक खनिज है, उसके अंदर मुख्य रूप से एक भाग पढ़ेंगे, वो है शक्ति संसाधन के अनुसार हम देखते हैं तो इस खनिज को हम 2 भाग में पढ़ते हैं, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। अब कार्बनिक खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें किसकी मात्रा होती है? कार्बन की मात्रा होती है। और अकार्बनिक वे खनिज होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती। यदि हम परिभाषा लिखें तो हम सीधा लिख सकते हैं, वे खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। वे खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो कार्बनिक खनिज है। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये सब इसी के ही उदाहरण है। फिर अपन बच्चों पूछ ले कि सर अकार्बनिक क्या होता है, तो आप सीधा लिख सकते हो कि दूसरे नंबर पर ले रहे हम, वे खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती तो उसको हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक खनिज। तो आपने बच्चों देखा कि खनिजों के जो प्रकार है उसके हमने विस्तार के साथ अध्ययन किया, इसके खनिज कौन कौन से होते हैं। अब हम लेंगे चट्टानों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? चट्टानों का वर्गीकरण। आपको खुद को मालूम ही है, चट्टान मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 3। तो 3 प्रकार की जो मुख्य चट्टान है उसमें आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और तीसरी है हमारी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। अब हम लेते हैं चट्टान। चट्टान कह सकते हो, इसको सेल कह सकते हो। इसके 2 नाम हैं, चट्टान और सेल। यदि हम इसकी परिभाषा लिखें तो आप सीधी भाषा में लिख सकते हो, धरातल की सबसे ऊपरी कठोर परत, धरातल की सबसे ऊपरी कठोर परत जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। धरातल की सबसे ऊपरी परत, कठोर परत जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उसको हम बच्चों क्या कहते हैं? चट्टान या सेल। फिर हम चट्टान और सेल का 3 रूपों में वर्गीकरण पढ़ेंगे।
पहली सेल का नाम होगा आग्नेय सेल। कौन सा सेल होगी? आग्नेय सेल। दूसरी सेल का नाम है हमारे अवसादी सेल। क्या नाम है? अवसादी सेल। तीसरी का नाम है रूपांतरित या कायांतरित सेल। रूपांतरित या कायांतरित सेल। ये मुख्य 3 प्रकार की क्या होती हैं? सेलें होती हैं, याद रखना। तो ये आग्नेय सेल होती है, इस सेल को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल। क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल। क्यों कहते हैं कि ये सेल का पहले की हम विशेषता पढ़े तो आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा, इस सेल का निर्माण लावा कोष्ठक में लिख सकते हैं हम ज्वालामुखी क्रिया जो लावा से हुआ है। तीसरा, इस सेल में सोना है, तांबा है, चांदी है, लोहा है, खनिज देखने को मिलते हैं, खनिज पाए जाते हैं। ये है हमारी कौन सी सेल? आग्नेय सेल। दूसरी जो सेल है हमारी वो है हमारी अवसादी सेल। कौन सी है? अवसादी सेल। ये हमारी फर्स्ट सेल का उदाहरण हुए। अब सेकंड सेल। इस सेल का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण हुआ है। याद रखना। इस प्रकार की सेल का जो निर्माण है, जो नदी अपने साथ अवशिष्ट पदार्थ लाती है वो तली में जमा कर देती है, तो अधिक दाब के कारण इसका निर्माण होता है। दूसरा, इस सेल में परतें पाई जाती हैं। अगला बिंदु, इस सेल में जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं। जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं। अगला, इस सेल में बलुआ पत्थर, जिप्सम, चूना जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। ये सारे खनिज महत्वपूर्ण हैं, वो वहां पर ही पाए जाते हैं। अब तीसरी प्रकार की जो सेल हुई है उसका नाम है रूपांतरित सेल। तो इसका हम लिख सकते हैं, इस सेल का निर्माण अवसादी व आग्नेय सेल का रूप परिवर्तन के कारण हुआ है। पहला पॉइंट क्या है? इस सेल का निर्माण अवसादी और आग्नेय सेल का रूप परिवर्तन के कारण हुआ है। यह सेल तापमान व दबाव से रूप परिवर्तन करती है।
ये किसके बिंदु हो गए बच्चों? हमारी आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित सेल की विशेषता हो गई। तो आज आपने बच्चों मुख्य रूप से चट्टान क्या है, चट्टान के जो प्रकार है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल, उन सब के बारे में हमने दो दो तीन तीन बिंदु के माध्यम से इनकी विशेषता पढ़ी है। तो बच्चों आज आपने इस वीडियो के अंदर खनिज की विशेषता, खनिज के प्रभावित करने वाले कारक, खनिज के प्रकार और महत्वपूर्ण रूप से चट्टानों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में भी आपने विस्तार के साथ इस वीडियो के अंदर अध्ययन किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे और उसमें आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।